आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियाकाल, जो कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो आपको इसका क्वेश्चन आएगा क्रिया में, और अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो ये अच्छे से जान पाएंगे जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे कि पूरी रोग निदान में जो हमें संप्राप्ति वगैरह पढ़नी है वो इसी पे बेस पढ़नी है। तो क्रिया यानी हम समझ सकते हैं चिकित्सा, और काल यानी समय होता ही है या अवसर या मौके। तो चिकित्सा के 6 अवसरों को हम कहते हैं क्रियाकाल। प्रारंभ से अंत तक 6 चिकित्सा के अवसर को 6 क्रियाकालों के रूप में बताया गया है। इतना समझ आया? अगर क्वेश्चन आता है क्रियाकाल को समझाइए, तो पहले हम इसको 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, 1 और 2, और इन दोनों को समझाएंगे क्या होता है। फिर ये छोटी सी डेफिनेशन वहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद क्रियाकाल के ये जो 6 अवसर हैं उसको कुछ इस वे में, यहाँ आपका पेज कुछ इस तरह होगा, तो यहाँ आप उसको अच्छे से समझा के आएंगे। जैसे ये रहा आपका कॉपी का पेज, यूनिवर्सिटी कॉपी का। यहाँ आप डालेंगे क्रियाकाल, एक अच्छी सी हेडिंग। उसके बाद उस दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करके क्रिया और काल लिखेंगे। उसके बाद छोटी डेफिनेशन, और यहाँ इस तरह से सर्कल में आप बना के आएंगे 6 इन घटकों को। अब क्या होता है, अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कि संचयम च प्रकोपम च प्रसरम च स्थान संचयम, यानी संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय। व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद भिषक, यानी व्यक्ति और भेद। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि ये चीज़ होती क्या है, तो इसको हम समझेंगे ऐसे कि देखो, संचय संचय यानी कोई सी चीज़, जैसे अगर ये नल चल रहा है, टैप है पानी का, इससे अगर बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और ये रही आपकी बाल्टी, तो यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होना, इस संचय। प्रकोप यानी कि ये अब यहाँ तक लेवल तक पहुँच जाना, दैट मीन्स प्रकोप। प्रसर, अब ये इस बाल्टी को छोड़ के बाहर बहने लगे, गिरने लगे, दैट इज प्रेशर। तुम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। तुमने गैस पे चढ़ाया है, ये रहा तुम्हारा गैस, गैस पर चढ़ाया है दूध दूध को पहले तुमने एक एक करके इसमें डाला, तो इसमें इसका संचय होने लगा, तपेली में दूध का संचय होने लगा। तुमने उसको किनारे तक भर दिया बेटा, वो हो गया तुम्हारा प्रकोप। अब तुम इसको चालू करके चले गए हो, और ये जब दूध बाहर गिरेगा ना उबल उबल के, उसको कहते हैं प्रसर। प्रसर के बाद आता है आपका स्थान संचय, यानी अब ये पानी कहीं भी जहाँ ढलान होगी, सपोज ये ढलान है, तो ये यहाँ आके इकट्ठा होगा। ये दूध गैस के स्टैंड पे जहाँ भी इसको ढलान मिलेगी, ये वहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा टाट खिलवाने के लिए। इसे कहते हैं स्थान संचय। फिर आता है आपका व्यक्तावस्था, यानी अब ये यहाँ गिरा हुआ है, ये चीज़ दिख रही है मम्मी को क्लियर, इसे कहते हैं व्यक्त होना। फिर उसके बाद भेद, भेद यानी अपने आप को वो चीज़ डिफाइन कर रही है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको किसी मच्छर ने काटा, तो आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ, सपोज आपको मलेरिया ने काटा, आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ थे, वो डेवलप होने लगे, वो हो गया लीवर में जाके अपना नंबर मल्टीप्लाई करने लगे, दैट इज़ द संचय। अब वो वहाँ से निकल के लीवर से बाहर आ रहे हैं ब्लड में, दैट इज़ द प्रकोप। मतलब लीवर में पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दैट इज़ प्रकोप। अब लीवर से निकल के बाहर आ रहे हैं दूसरी सेल्स को डैमेज करने के लिए, सपोज आरबीसी में जाने के लिए, दैट इज़ द प्रसर। अब आरबीसी में जाके उन्होंने अपना स्थान ले लिया, दैट इज़ द स्थान संचय। फिर आता है आपका व्यक्त अवस्था, यानी अब वहाँ से वो टूट के और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बॉडी से बाहर निकलता है ना, और हीमोजोइन रिलीज होता है, चिलनेस आती है, ठंड फील होती है, दैट इज़ द व्यक्ति हो रही है उस चीज़ की, कि कभी आपको एनाफ्लीज ने काटा था। फिर भेद, यानी अब आप डिटरमाइंड हो जाएंगे, आपको वॉमिटिंग होने लगेगी बार बार, अगर सीवियर लेवल पे हो गया है तो आपको चक्कर आने लगेंगे, सामने अंधेरा छा जाएगा, ब्लैकआउट्स होने लगेंगे, और चिलनेस के साथ, ठंडी के साथ आपको फीवर आने लगेगी। दैट आर द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। दैट मीन्स आप श्योर हैं कि ये मलेरिया ही है, क्योंकि आपकी बॉडी पे कोई रेड मार्क्स नहीं है, क्योंकि अगर रेड मार्क्स होते तो हम उसको कह देते कि ये डेंगू है। आप श्योर हैं कि वो मलेरिया है, दैट इज़ द भेद। ये चीज़ें समझ आए? अब हमें इस चीज़ को एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करके आना है कि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे, वो है दिस थिंग। ये हो गया क्रियाकाल, चिकित्सा और समय, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद अब एक एक स्टेज को समझा के आएंगे। पहले हम बात करते हैं संचय की। तो संचय कैसे होगा, संचय के बारे में आप कैसे लिख के आएंगे?
संचय के बारे में आप लिखेंगे कि ये प्रथम क्रिया काल है, यानी चिकित्सा का पहला अवसर है। आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में ये चीज़ बढ़ रही है, तो आप उसको ट्रीट कर लें उसी लेवल पे, तो आपको कोई सीवियरिटी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि हम दोषों से समझें अगर, तो वात पित्त कफ का अपने स्थान पे संचित हो जाना, इस संचय अवस्था, इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपके संस्कृत में काम आएगा, क्योंकि संस्कृत में संचय का आपको संस्कृत में ही डेफिनेशन देनी होती है सेकंड पेपर में। ये है चयो वृद्धि स्वधा मन्ये प्रद्वेषी वृद्धि हेतुषु विपरीत गुण इच्छा, यानी कि वृद्धि होने के कारण से चय यानी संचय हो जाना, प्रद्वेषी वृद्धि हेतुषु, और जो वृद्धि के कारण हैं उनके विपरीत गुणों की इच्छा होना। जैसे किसी की बॉडी में किसकी चय होने लगा, उष्णता का चय यानी कि संचय होने लगा, बॉडी में वो बनने लगा, ज़्यादा इकट्ठा होने लगा, उसकी वृद्धि होने लगी, जिसको हमने संचय बोला। अब उसकी वजह से बॉडी में, अब उसका कारण क्या है, कोई सी भी चीज़ हम जो गरम गरम ज़्यादा ले रहे होंगे, पित्त का किस भी आहार विहार किसी भी तरीके से अगर पित्त बॉडी में बढ़ रहा होगा तो वो उस वृद्धि का कारण है। उस कारण के अपोजिट ही चीज़ें हमें लेने को मन करेगा, यानी अगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ रही होती है तो हमें ठंडक आइसक्रीम खाने का मन करेगा। अगर हाँ, आइसक्रीम खाने का मन कभी भी कर सकता है, पर अगर बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ रही है तो हमारी बॉडी खुद इंडिकेट करती है, खुद ही खुद का हम इलाज जो करते हैं ना, हम इलाज नहीं करते हैं, बस बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई घाव लग गया, हम वहाँ पे पट्टी वट्टी सब लगा लोगों के, बस हम ये कोशिश करते हैं कि बॉडी उसको जल्दी रिकवर करे। हम उसको खुद ठीक नहीं कर रहे हैं, बॉडी खुद रिपेयर कर रही है। तो उससे विपरीत गुण की इच्छा करके वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है खुद ही। अब हम लिखेंगे कि संचय के कारण क्या हो सकते हैं। तो अगर वात के संचय के कारण देखें, ये आपका श्लोक जो है वाग्भट ने लिखा हुआ है कि अष्टांग हृदय में है, सूत्र स्थान में, वहीं से मैंने इसको तोड़ के आधा आधा करके लिया है। उष्णेन युक्ता रुक्षाध्याय, यानी कोई सी भी गर्म और रुक्ष चीज़ अगर आप लेंगे तो वायु कुर्वंती संचयम, यानी आपकी बॉडी में वायु का संचय होगा। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि उष्णता युक्त रुक्ष आहार अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी में वायु का संचय होगा। फिर पित्त के बारे में कि उष्णेन युक्त तीक्ष्ण आध्या, सोचो गर्म चीज़ ले रहे हो, यानी जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो क्लेदन है यानी जो नमी है, या उसको एक तो आप सुखा रहे हो, ऊपर से और सूखी चीज़ें खा रहे हो, तो सूखा सूखा वात का भी गुण है ना, तत्र रुक्षो, तो रुक्षता से वायु का वर्धन हुआ। पित्त उष्णेन युक्त तीक्ष्ण आध्या, गरम गरम चीज़ें ले रहे हो, उस वो भी कैसी गरम चीज़ें जो कि तीक्ष्ण है। अब तीक्ष्ण जो है वो पित्त का संचय करती हैं। ये हमने देखा भी है कि जो तीक्ष्ण या तीखी चीज़ें जो हैं वो, जैसे ज़्यादा तीखा खा लेना, ज़्यादा मिर्ची वाला खा लेना, क्या होता है, कानों में से धुआं निकलता है। धुआं कैसे निकल सकता है, गर्मी हुई होगी, उसी कारण से हम मतलब यूज़ करते ना कि कानों में से धुआं निकल गया, दैट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा तीखा था, इसीलिए। फिर कफ शीतेन युक्त स्निग्धाद्या, यानी जो जो कफ को चीज़ें बढ़ाती हैं उनको हमने ले लिया। तो ये रहे गुण वाइज कि पित्त वात को कौन से गुण बढ़ाएंगे, पित्त को कौन से और कफ को कौन से। फिर काल यानी कि समय, तो वात का समय क्या होता है संचय होने का, अगर हम ऋतुकाल के अनुसार देखें तो ग्रीष्म, पित्त का वर्षा, कफ का शिशिर। अगर हम वय के अनुसार देखें तो बॉडी में काल कब किसका क्या रहता है ये आपको पता ही होना चाहिए ना, कि जो लास्ट स्टेज होती है वो वात की होती है, यानी कि जो वृद्ध अवस्था है वो वात की अवस्था है। फिर आते हैं लक्षण, अगर आपकी बॉडी में वात का संचय यानी कि इन तीनों दोषों का संचय हुआ है तो क्या लक्षण आएगा। वात का हुआ है तो स्तब्ध कोष्ठता, पित्त का हुआ है तो पीत अवभासता, यानी पीला सी आपकी बॉडी दिखने लगेगी। फिर ऊष्मा बॉडी में थोड़ी कम होने लगेगी। अंग गौरवता यानी भारी लगेगा। प्रकोप अवस्था द्वितीय काल होता है। कोपस्तु उन्मार्गामिता, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए अगर आप करें तो। उन्मार्गामिता लिंगानाम अदर्शनम, लिंगानाम दर्शनम स्वेषाम स्वस्थ्यम रोग संभव। कारण क्या होंगे वात के प्रकोप होने के, शीत ठंडी चीज़ें खा ली, पित्त उष्ण चीज़ें खा ली। कफ का भी उष्ण से कोप इसलिए होगा क्योंकि कफ जैसे घी है, घी
जमा हुआ घी जमा हुआ है, लेकिन उसको आप थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो पिघल जाएगा, तो वो उसका प्रकोप ही हुआ ना, इसीलिए उष्ण से प्रकोप होता है कफ का। काल के अनुसार हम देखें तो वर्षा में वात प्रकोपित होती है, पित्त ग्रीष्म ऋतु में प्रकोपित होता है और कफ शिशिर ऋतु में प्रकोपित होता है। आहारज और विहारज क्या कारण है कि आपकी बॉडी में ये दोष बढ़ रहे हैं, दैट आर वात का कारण हो जाएगा, कटु तिक्त कषाय चीज़ों का आपने ज़्यादा खा लिया, अनशन विषमाशन अध्यशन, ये जो चीज़ें आपने सुनी है ना कि खाना न खाना, अन्न अशन, अन्न यानी ना और अशन यानी खाना, तो ना खाना, विषम आसन यानी विषम यानी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नहीं बनी है लेकिन आपने वो खा ली, कुछ असात्विक चीज़ें खा ली। पित्त के लिए कटु अम्ल लवण रस ले लिया, तिल का तेल जो कि सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है उसको ले लिया, उष्ण चीज़ें ले ली, तीक्ष्ण चीज़ें ले ली, तीखा खा लिया, अचार खा लिया और स्पाइसी चीज़ें ले ली, दैट इंक्रीजेज द पित्त। कफ के लिए मधुर अम्ल लवण, स्निग्ध चीज़ें, स्नेह युक्त चीज़ें, आनूप मांस, आनूप यानी वो जगह होती है ना जहाँ पे कफ प्रधान रहता है, गेहूँ खा लिया, माश खा लिया, माश यानी उड़द, दूध, अध्यशन, ये सारी चीज़ें यानी आपका पेट भरा हुआ है फिर भी आपने खाना खा लिया, दैट इज अध्यशन। इससे होगा आपका प्रकोप किसका, पित्त का। अगर आप इस वे में लिख के आएंगे ना कि संचय, संचय का मतलब क्या है और संचय के कारण क्या है, उसके गुण कौन कौन से वृद्धि हो रही है, उसके आहारज कारण क्या है, विहारज कारण क्या है और उसके लक्षण क्या हैं, तो ये आपकी कॉपी को सबसे डिफरेंट दिखाएगा एंड आई कैन बेट यू कि आपके फुल मार्क्स होंगे, फुल स्कोर किए होंगे, तभी कह रही हूँ कि फुल मार्क्स होंगे। चलो विहार, विहार में वातज विहार क्या है, व्यायाम कर लेना, मैथुन ज़्यादा कर लेना, दौड़ लेना, पित्त के लिए क्रोध ज़्यादा कर लेना, शोक भय, नॉर्मल चीज़ें हैं आप पढ़ते आए हैं। लक्षण, अगर वात का प्रकोप हो गया है तो पेट में पीड़ा होगी और वायु का संचार ज़्यादा होने लगेगा, अपान वायु वगैरह सब बढ़ जाएगी। पित्त, अम्ल उद्गार आने लगेगी, डकारें खट्टी डकारें और दाह, कफ है तो अरुचि और घबराहट होने लगेगी। होता ही तो है यार, खट्टी डकारें आती है ना अगर अम्ल, तब पित्त बॉडी में बढ़ जाता है, जिसे हम एसिडिटी से बहुत बार कोरिलेट कर लेते हैं। प्रसरता, प्रसरावस्था तृतीय मतलब तीसरा मौका दे रही है बॉडी तुम्हें कि तुम बेटा अपने लक्षण सुधार लो, नहीं तो मैं तुम्हारे लगा दूंगी। द्वितीय काल में समुचित चिकित्सा नहीं होने के कारण विमार्गों में गमन, यानी अब जो दोष हैं वो जहाँ एक जगह स्टोर हो रहे थे अब इस लिमिट पे जाके वो बहुत बढ़ चुके हैं, यानी अब वो कहीं भी फैलेंगे बॉडी में, दैट इज विमार्गों में गमन होने लगता है। जैसे कि यीस्ट, आप फर्मेंटेशन के लिए आटा रख रहे हैं, उसमें यीस्ट रख रहे हैं, अगर बर्तन छोटा है और आपने अमाउंट ज़्यादा रखा है तो जब वो फूलेगा तो वो बर्तनों से बाहर आ जाएगा। एक और उपमा आचार्यों ने दी है कि अगर आपने क्या ले लिया, सपोज़ कोई बांध बांधा है तो यहाँ से जितना पानी ये स्टोर कर पाएगा उतना कर पाएगा, इससे ज़्यादा हो गया तो वो इसको पार करके और दूसरे जहाँ उसे जगह मिलेगी वहाँ जाने लगेगा। इसी प्रकार प्रकोप होता है। इसके बाद जो होगा वो मतलब प्रसर होगा। वात गतिमान, जैसे कि देखो अगर प्रकोप हो रहा है और इसके बाद अगर प्रसर होगा तो जो वात है वो ही सिर्फ ले जा सकती है दूसरे दोषों को, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगव मलधातवा वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी कि पित्त और कफ की अपनी कोई गति नहीं होती, वात जो होता है वो ही उसको गति प्रदान करता है, तो वात जहाँ उनको ले जाना चाहेगा वहाँ वो जाएंगे, दैट इज मीन्स। बांध और जल, प्रकार 15 प्रकार से प्रसरित हो सकते हैं, कैसे, ये 4, वात पित्त कफ और शोणित, वात पित्त वात कफ वात शोणित, यानी 4 तो ये अकेले अकेले, और बाकी इनका जो संसर्ग बन रहा है वो यानी 2 के पेयर्स, फिर 3 के पेयर्स और फिर 4 का पेयर मिला के 15 प्रकार हो जाते हैं। कारण क्या है प्रसर होने का, बहुत ज़्यादा ही प्रकोप तुमने कर लिया तो और संचय हो नहीं पाया, इसीलिए वो बाहर निकल के आ रहे हैं। अगर वात प्रसर हुई है तो आटोप होगा, यानी कि पेट से आवाज़ आएगी और शूल होगा जिसको हम कहते हैं आटोप, और पित्त है तो दाह पीड़ा होती है, कफ यानी अरुचि होती है। देखो वात मने वेदना, पित्त मने दाह, कफ मने स्निग्धता, शीतलता, गौरवता। चिकित्सा के नियम क्या होंगे, देखो अगर आपका जो पित्त का स्थान है उसको वात ने ले लिया है
तो आप उसकी जो चिकित्सा करोगे वो यही मान के करोगे कि पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं। समझ आया? देखो, अगर सपोज़ आपके स्थान है पक्वाशय, अगर वहाँ पे स्थान ले लिया, मतलब वहाँ वायु ज़्यादा बढ़ गई, वायु के बढ़ जाने के कारण से वहाँ आटोप और ये सब होने लगा, आप चिकित्सा स्टार्टिंग में करोगे पित्त की ही। लेकिन हाँ, अगर ये हो जाए कि बहुत बड़े लेवल पे वात का प्रकोप हो चुका है, तो आप चिकित्सा पहले वात की करोगे। यही लिखा है कि वात के स्थान पे अगर कफ आ गया है तो चिकित्सा वात के समान होगी, पित्त के स्थान पे अगर वात आ गया है तो पित्त के समान होगी। स्थान का जो दोष है उसकी चिकित्सा पहले करते हैं। अगर आगन मतलब कि जो दोष आया है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुका है तो चिकित्सा उसके अकॉर्डिंग होगी। फिर आता है आपका स्थान संचय अवस्था। स्थान संचय चतुर्थ काल है। इसमें हमें पूर्व रूप देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्री सिम्टम्स आते हैं किसी भी डिसीज़ के, वो आपके स्थान संचय अवस्था में आते हैं। इसमें आपको संभल जाना चाहिए। सपोज़ आपके है डायबिटीज़, डायबिटीज़ में आप होने वाली है तो आपके पूर्व रूप आ रहे हैं कि बॉडी का वेट बढ़ रहा है, फेस पे सूजन आ रही है और बहुत ज़्यादा ही आपको स्वेटिंग हो रही है, बदबूदार स्वेटिंग हो रही है। ये उसके सिम्पटम्स है, प्री सिम्पटम्स। अगर आप यहीं संभल जाएंगे तो बेटर ना। इसे कहते हैं हम स्थान संचय अवस्था। प्रकोपित दोष प्रसरित होकर आश्रित हो जाते हैं तब पूर्व रूप दिखाई देते हैं। उदर में अगर संशय हो गया तो गुल्म, विदृति, आना जैसी चीज़ें, अतिसार वगैरह देखने को मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप मन से भी बना सकते हैं। लकीर का फ़कीर कभी नहीं बनना है। अपने मन से एग्जाम्पल्स लिखो, ज़्यादा अच्छा होता है। व्यक्त अवस्था, पंचम क्रियाकाल। स्थान संशय पूर्व रूप से प्रकट होकर चिकित्सा। अगर आपने स्थान संशय में भी चिकित्सा नहीं की तो आप व्यक्त अवस्था को देखेंगे। इसमें आपको रूप यानी कि प्रॉपर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये समय व्याधि पूर्णतया प्रकट हो जाती है। व्याधि लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। शोफ, अर्बुद ग्रंथि, ये कुछ एग्जाम्पल है, दैट इतना मैटर नहीं करता। पूरी तरीके से वो व्याधि के या वो डिजीज़ के सिम्टम दिखने लग गए हैं, दैट इज़ द व्यक्तावस्था। और भेद यानी व्याधि ही दिखने लग गई है। एंड में आप बना के आएंगे इस चार्ट को। इट्स ऑल अबाउट क्रियाकाल। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप हर एक स्टेज को इतना नहीं समझाओगे, क्योंकि 5 नंबर में आपको सिर्फ 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेज भरने होते हैं। पेज यानी आगे और पीछे दोनों का मिला के। तो अगर क्रियाकाल आपके 5 नंबर में आता है तो आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे 6 स्टेजेस को हल्का सा थोड़ा सा समझा के। अब उसके कारणों पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि मैटर लिखने के लिए बहुत है, लेकिन अक्ल होनी चाहिए ना हमें कि हम कितना लिखेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन से नंबर नहीं लेने हैं, दूसरे क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने हैं, पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझा देंगे और एंड में इसको बना देंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 मार्क्स में अगर आता है तो आप जितना आप लिख पाएँ उतना लिखिए, कैसे भी करके। 3 पेज हमें भरने हैं, 1, 2 और 3, और एंड में इसको बना दीजिएगा। शॉर्ट एंड सॉर्टेड। इस बात की तो गारंटी है कि अगर आपने इस तरह से लिखा तो बहुत यूनिक दिखोगे। एग्जामिनर कॉपी देख के खुश होता है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, आपको उससे नंबर मिलते नहीं हैं, लेने पड़ते हैं। इसीलिए अच्छे से आंसर राइटिंग करो, अच्छा स्कोर करो, स्टडी हार्ड।